Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 10, आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे आज़ादी के लिए हथियार उठाए गए। अब इस पार्ट में हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका से लेकर इंडिया तक एक ऐसी आग जो पूरी दुनिया में फैल रही थी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साल 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब आप सोचेंगे कि इसका इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से क्या लेना देना। बहुत गहरा कनेक्शन था। इंडियन रेवोल्यूशनरीज के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका था। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश अभी यूरोप में लड़ने में बिजी हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस लॉजिक से ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद लेकर इंडिया में आज़ादी की लड़ाई को और तेज किया जा सकता है। और ये सोच, ये आइडिया सबसे पहले इंडिया से हजारों मील दूर अमेरिका और कनाडा में रहने वाले इंडियंस के बीच एकदम आग की तरह फैला। उन्होंने वहां एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था गदर। देखिए, नाम में ही सब कुछ है। गदर का मतलब ही होता है रिवॉल्ट या विद्रोह। तो उनका मिशन, उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू करना। इस गदार ऑर्गेनाइजेशन के मेन लीडर्स थे लाला हरदयाल, भाई परमानंद और डॉक्टर पंडुरंग सदाशिव खनखोजे। लेकिन जानते हैं उनका सबसे पावरफुल हथियार क्या था? कोई गन या बॉम्ब नहीं, बल्कि एक न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर का नाम भी गदर ही था। ये उनका माउथपीस यानी उनकी आवाज़ बन गया। इसके जरिए वो ब्रिटिश शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन की कहानियां लोगों तक पहुंचाते थे और पूरी दुनिया में इंडियंस को क्रांति के लिए इंस्पायर करते थे। तो गदर मूवमेंट का प्लान क्या था? उनका प्लान बहुत ही ऑडेशियस यानी हिम्मत वाला था। उन्होंने सोचा कि हम पंजाब में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट, एक गदर मचाएंगे। अब पंजाब ही क्यों? क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा सोल्जर्स पंजाब से ही आते थे। तो प्लान ये था कि इन्हीं इंडियन सोल्जर्स को समझा बुझाकर ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। और इस मिशन को लीड करने के लिए दो ब्रिलियंट रेवोल्यूशनरीज को चुना गया, रासबिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतना बड़ा प्लान भी नाकाम हो गया। क्यों? ट्रेचरी की वजह से। मतलब किसी ने अंदर से ही गद्दारी कर दी और अंग्रेजों को प्लान के बारे में बता दिया। इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। विष्णु गणेश पिंगले को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन रासबिहारी बोस वो बच निकले। वो किसी तरह जापान पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपना काम जारी रखा। ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन आज़ादी की आग अभी बुझी नहीं। तो एक तरफ गदर मूवमेंट को झटका लगा और इधर इंडिया में क्रांति की एक नई लहर उठ रही थी। जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया यानी रोक दिया, तो बहुत से यंग एक्टिविस्ट्स जो जोश से भरे थे वो निराश हो गए। उन्हें लगा कि अब क्या करें? उन्हें लड़ना था, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे। एक क्रांति को चलाने के लिए पैसा चाहिए, हथियार चाहिए। तो अब उन्होंने फंड जमा करने के लिए नए तरीके सोचना शुरू कर दिए। और इसी सोच से इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरीज की एक नई जनरेशन सामने आई। इनमें सबसे बड़े नाम थे द लेजेंडरी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने वाला था। उनका टारगेट एक ट्रेन जिसमें काकोरी रेलवे स्टेशन के पास सरकारी खजाना यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी जा रही थी। तारीख थी 9 अगस्त 1925। उन्होंने उस ट्रेन को सक्सेसफुली लूट लिया। देखिए, ये सिर्फ एक चोरी या डकैती नहीं थी, ये एक डायरेक्ट चैलेंज था। उनका कहना था कि ये पैसा इंडिया का है और हम इसे इंडिया की आज़ादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस घटना को हिस्ट्री में काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रिएक्शन बहुत ही तेज और सख्त था। उन्होंने सभी क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया। इस केस में अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन एक इंसान, एक क्रांतिकारी, एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त से बच निकला। वो थे चंद्रशेखर आजाद। अब देखिए, मूवमेंट में एक नया बदलाव आ रहा था। अब लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी के लिए नहीं थी। एक नई आइडियोलॉजी, एक नई सोच जुड़ रही थी। दुनिया भर में फैल रहे सोशलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर होकर यंग रेवोल्यूशनरीज एक ऐसे इंडिया का सपना देखने लगे जो ना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हों, बल्कि हर तरह के शोषण से आज़ाद हों, चाहे वो इंडियन जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा ही क्यों न किया जा रहा। और इसी नई सोच से 1928 में दिल्ली में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या शॉर्ट में HSRA।
इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी मकसद थे। पहला, ब्रिटिश को इंडिया से निकालना, और दूसरा, उस सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को भी उखाड़ फेंकना जिसमें किसानों और मजदूरों का शोषण होता था। ये आज़ादी के साथ साथ सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की भी लड़ाई थी। इस सोशलिस्ट विजन के पीछे जो सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल फोर्स यानी जो सोच थी वो थे भगत सिंह। उनके साथ थे राजगुरु और सुखदेव जैसे साथी जिन्होंने इक्वालिटी पर बेस्ड एक सोसाइटी बनाने पर जोर दिया। अब इस सोच को एक्शन में बदलने के लिए HSRA ने एक आर्म्ड विंग यानी हथियारबंद गुट बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इसके कमांडर कौन थे? वही जो कभी पकड़े नहीं जाते थे, चंद्रशेखर आजाद। HSRA ने बहुत जल्दी सोच को एक्शन में बदल दिया। जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में महान नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और राजगुरु ने जिम्मेदार ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार कुछ ऐसे नए कानून ला रही थी जो लोगों के अधिकार छीन रहे थे तो उसके विरोध में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। असेंबली में बॉम्ब फेंकने का मतलब किसी को मारना या जख्मी करना नहीं था, ये एक सिंबॉलिक एक्ट था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, इसका मकसद था बहरों को सुनाना। ये ब्रिटिश सरकार के कानों तक एक जोरदार धमाके के साथ अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक तरीका था ताकि वो उनकी मांगों को सुनने पर मजबूर हो जाएं। इसके बाद सरकारी क्रैकडाउन तो होना ही था। गिरफ्तारी हुई, एक बहुत फेमस ट्रायल चला और आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश में जोश भर दिया और इससे कुछ ही वक्त पहले उनके लीडर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में शहीद हो गए। उन्होंने अपनी कसम पूरी की कि वो कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जब नॉर्थ इंडिया में HSRA एक्टिव था तब बंगाल में एक और भी बड़ा और एम्बिशियस प्लान तैयार हो रहा था। इसके मास्टरमाइंड थे एक स्कूल टीचर जिनका नाम था सूर्या सेन। उनका प्लान था कि वो पोर्ट सिटी चित्तगोंग में ब्रिटिश मिलिट्री से सीधा टक्कर लें। सूर्या सेन ने एक जबरदस्त टीम बनाई। इस टीम में अनंत सिंह और गणेश घोष जैसे क्रांतिकारी थे, लेकिन इसकी सबसे खास बात थी कि उन्होंने महिलाओं को, वुमेन को लीडिंग रोल्स दिए। कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वाडेदार जैसे नाम इस प्लान का एक अहम हिस्सा थे। ये आर्म्ड स्ट्रगल में महिलाओं की भागीदारी का एक बहुत बड़ा मोमेंट। 18 अप्रैल 1930 को उन्होंने अपना अटैक लॉन्च किया। प्लान एकदम डिटेल्ड था। पहला कदम 2 सरकारी आर्मरीज यानी शस्त्रागारों से हथियार लूटना। दूसरा कदम शहर के सारे टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइंस काट देना। और फाइनल गोल पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप करके चित्तगोंग पर कंट्रोल कर लेना। उन्हें बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिर में ब्रिटिश आर्मी ने इस विद्रोह को दबा दिया। सूर्या सेन को पकड़कर फांसी दे दी गई, कल्पना दत्ता को उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई और प्रीतिलता वाडेदार जब पुलिस से घिर गईं तो उन्होंने पकड़े जाने के बजाय साइनाइड खाकर अपनी जान दे दी। उनकी इस हिम्मत ने दूसरों को इंस्पायर किया, जैसा कि स्कूल की लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट जज को मार गिराया और बीना दास ने बंगाल के गवर्नर पर गोली चला दी। तो फिर इतने बलिदान, इतनी हिम्मत और इतनी हिंसा से भरे इस मूवमेंट का आखिर में असर क्या हुआ? इसकी लेगेसी क्या है? ये उन लोगों का चुना हुआ रास्ता था जिन्होंने माना कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी, और इसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कोट, उनका बलिदान भारतीयों के लिए एक प्रेरणा बन गया, इस बात को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाता है। उनके एक्शंस का रिजल्ट चाहे कुछ भी रहा हो, कभी वो सफल हुए, कभी असफल, लेकिन उनकी असली जीत थी पूरे देश को इंस्पायर करना। उनके सैक्रिफाइस ने लाखों लोगों को दिखाया कि देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का मतलब क्या होता है। आखिर में हम कह सकते हैं कि उनका योगदान अनोखा था। उनकी हिम्मत ने ब्रिटिश हुकूमत के कभी ना हारने वाले मिथ को तोड़ा। उनका देश प्रेम उनके आखिरी बलिदान से साबित हुआ और उनके एक्शंस भले ही नॉन वायलेंट मूवमेंट से अलग थे, पर उन्होंने आज़ादी की उस आग को और हवा दी। उन्होंने साबित किया कि आज़ादी पाने की चाहत अलग अलग रूप ले सकती है। और यहीं हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी में जहां नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का बोलबाला था, वहां बंदूक और बॉम्ब उठाने वाले इन क्रांतिकारियों की असली विरासत, उनकी ट्रू लेगेसी क्या है? ये एक आसान सवाल नहीं है, लेकिन उनकी हिम्मत और उनका बलिदान इस कहानी का एक बहुत ज़रूरी और न भुलाने वाला हिस्सा है।
This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.